हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स क्वेस्ट। और जैसे कि नाम से स्पष्ट है, टीचर्स क्वेस्ट, हम इस यूट्यूब चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे बाय अवर यूट्यूब लेक्चर्स। और इसमें हम आपको सिखाएंगे, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे उसमें पीआरटी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे उसमें टीजीटी हम जो हैं टीजीटी एसएसटी, और टीजीटी में हम एसएसटी और नेचुरल साइंस को हम कवर करेंगे आने वाले पीरियड में। फिर जैसे हम और लोगों के साथ जुड़ेंगे तो इस नेचुरल साइंस को भी और भी हम दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ाएंगे। साथ साथ ही यहाँ पर हम पीजीटी के जो एग्जाम्स हैं, पीजीटी हम इसमें ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी सोशियोलॉजी, इन सब एग्जाम्स को हम कवर करेंगे इसमें। तो बहुत ही एक मजेदार सर्च होने वाली, एक क्वेस्ट होने वाली उन टीचर्स की जो डेडिकेटेड होकर हमारे आने वाले फ्यूचर को पढ़ाएंगे, और उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं अपने इस टीचर्स क्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हरीश चंद्र पांडे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक टीम के साथ इस टीचर्स क्वेस्ट हमारे नए यूट्यूब चैनल को। बहुत जल्दी जैसे हमारे सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ा बढ़ जाएगी तो हम लाइव क्लास इसमें लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में जो मजा है वो रिकॉर्डेड वीडियोस में पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं आपको हमारा जो टीजीटी का एग्जाम है, डीएसएसबी का, एसएसटी का, उसमें हम दिखा रहे हैं आपको कि ज्योग्राफी में लास्ट ईयर में जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहले हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके कम से कम 4-5 वीडियोस में दिखाएंगे कैसे एग्जाम आए थे, आपको अपने पढ़ाने का तरीका बताएंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक लेकर, और इस तरीके से हमारी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। तो थैंक्स इन एडवांस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले हम ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा समय के साथ हम लाइटिंग, साउंड को भी इंप्रूव करेंगे, और क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। ये है डीएसएसबी का जो टीजीटी का एग्जाम है, एसएसटी का। और आज परीक्षा तिथि आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो एग्जाम है ये 9/10/2021 का है, फीमेल का, शिफ्ट 3rd का। तो इसमें ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस आए थे हम वो कर रहे हैं, और ऐसे ही अब बहुत जल्दी मैं सारा भी बताऊंगा इसका कि कैसे कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखना। एक्सप्लेनेशन सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो केवल एक ही सीख पाते हैं। जब आप बहुत से क्वेश्चंस उनके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें और सीख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे द ट्रॉपिकल साइक्लोन बाग्यो इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बैजियो का संबंध किससे है। अब यहां पर ये जो बैजियो है ये उष्ण कटिबंधीय है, कहां पर आता है, फिलीपींस में। अब देखो, फिलीपींस में इसको बैजियो कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में तूफानों को हम विली विली के नाम से जानते हैं। तो अगर ये विली विली आता, विली विली, तो हम इसको कहां बोलते, ऑस्ट्रेलिया में। चाइना में और जापान और चाइना के इधर वाले क्षेत्रों में इसको बोला जाता है टाइफून। क्या बोला जाता है, टाइफून। इसको यूएसए के तटों में जो आता है उसको बोलते हैं हरिकेन। अब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आएगा, हरिकेन। और जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, भारत में आता है, तो इसको बोलते हैं चक्रवात। कहते हैं चक्रवात आया। और ये जो तूफानों का नाम होता है, तूफानों का नाम, ये नाम रखने का जो सिस्टम है ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। तो ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने तूफान जो आते हैं उनके नाम रखने के सिस्टम को भी क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब इसमें मैंने आपको सारा समझा दिया। अब जो जो एक क्वेश्चन से
आप 5 या 6 क्वेश्चन नहीं सीखेंगे तो आप समझे, अगर आप 50 क्वेश्चन सीखते पढ़ते हैं तो आप 300 के आसपास क्वेश्चन सीखेंगे। अगला है, जैसे इसकी सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है, इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं? कह रहे ये ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है और उसका एक साल जो है वो लगभग 243 दिन के बराबर है। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप इसको कैसे करेंगे? जैसे एक रूल होता है केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर ने कहा जैसे सन अगर बीच में है, 1571 में 1571 में केपलर ने ग्रहाणुओं की गति का समीकरण दिया था। उसके ग्रहाणुओं की गति के 3 समीकरण थे। केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन इन 1571। इसमें इसने कहा था कि जब कोई ग्रह सूर्य के जितने पास होता है, जितना वो सूर्य के पास होता है उतनी ही उसकी स्पीड क्या होती है? तेज। और जितना, अब ये सन के जो चारों तरफ घूमते हैं इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन से होते हैं हमारे ईयर, जो वर्ष निर्धारित होते हैं, वर्ष निर्धारित होते हैं किससे? रिवोल्यूशन से। अच्छा, अब देखो जो ग्रह सबसे पास में है उनका वर्ष जो होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे मरकरी सबसे पास में है तो मरकरी का जो होता है वो केवल 88 डेज के लिए आता है, 88 दिन के लिए आता है। अच्छा, अब सोचो पृथ्वी का जो होता है तो मरकरी आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है वीनस और उसके बाद आता है अर्थ। अब अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो आप जानते हैं 365 दिन होता है। अब अगर 88 और 365 के बीच में है तो वो कौन सा होगा? वीनस होगा। तो केपलर ने जो ग्रहाणुओं की गति के नियम दिए उसमें जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में होता है उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड उतनी ही तेज होती है। अब उतनी ही तेज होने के कारण उसमें ईयर जो होता है, ईयर वो उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा ईयर किस में होता है? हमारा मरकरी में। समझ गए होंगे। अब जैसे जैसे वो मतलब बाहर की तरफ जाते जाएंगे उसमें ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, वो क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। अब 243 दिन किस में होंगे? हमारे वीनस में। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। इसको लूसीफर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। शुक्र को लूसीफर प्लेनेट भी बोलते हैं और सौंदर्य का देवता के नाम से भी शुक्र ग्रह को जानते हैं। मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं, पहला और दूसरा है, इनका अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम से समझ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो गया क्या? वीनस। वीनस यानी शुक्र। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये और ये प्लेनेटरी मोशन जो होता है इलेक्ट्रिकल वे में होता है, दीर्घ वृत्ताकार। ये बताने वाले भी कौन थे? केपलर। ठीक है। कोपरनिकस ने ये बताया था, कोपरनिकस ने, कि सन बीच में है और बाकी सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? हेलियोसेंट्रिक। सन इज एट द सेंटर। जब मैं ये टॉपिक पर्टिकुलर कराऊंगा तो इसमें पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ाएंगे। तो उसके बाद अच्छा, अब अगला देखिए, विंड रोज इज ए डायग्राम यूज फॉर रिप्रेजेंटेटिंग क्लाइमेटिक डाटा। अब पवन गुलाब जिसे विंड रोज कहते हैं एक डाटा होता है। अब कह रहा है इसमें अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है। अगर आपने कार्टोग्राफी को अच्छी तरह पढ़ा है तो हम आपको कार्टोग्राफी भी पढ़ाएंगे, वो हमारा पीजीटी में भी काम आता है कार्टोग्राफी। अब इसमें देखो क्या होता है, रोज विंड जो होता है आपने सुना होगा कि ऐसे 4 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर जो है वो हमारा नॉर्थ है, इधर की तरफ ईस्ट है, ये वाला हमारा साउथ है और ये हमारा क्या है? वेस्ट। जैसे आपने ये सुना होगा। फिर आपने इसके साथ ये भी सुना होगा कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये वाला हमारा साउथ वेस्ट है और इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अब ये तो हमारी केवल 8 दिशाएं हैं जबकि 16 दिशाएं होती हैं। अब देखो
यहां पे ये जो बीच में आता है ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहां जो बीच में आएगा ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। अब इसी तरह यहां पे जो आएगा इसको हम साउथ ईस्ट ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट ईस्ट। तो इसको हम यहां बोलेंगे साउथ साउथ ईस्ट। अब इस तरीके से अगर आप इस पूरे को बनाओगे तो आपको कितने मैक्सिमम कितने मिलेंगे, तो आपको यहां पर मिलेंगे 16। तो इसका आंसर कितना आसान है, ये 16 इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब ऐसे सवाल जब एग्जाम में आएंगे अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16। और ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक घटना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है ये हम जो है एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि देखो बादल होते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से यहां पर सनलाइट जब पड़ती है, सनलाइट की वजह से इवेपरेशन होता है और वो बादल बनते हैं, बादल ऊपर जाते हैं, उनमें कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है और फिर बारिश होती है। अब यहां पर देखो, यहां पर कहीं पर भी डिकम्पोजिशन जैसा कोई शब्द यहां पर नहीं होता, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारे सड़े गले पदार्थ हैं, जो हमारे एक सॉइल के रूप में जैसे सॉइल बनती है सड़ी गली चीजों से, वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो यहां पर डिकम्पोजर का कुछ नहीं है। परसिपिटेशन का मतलब क्या है, बारिश होना परसिपिटेशन है। कंडेंसेशन जो है वो बादलों का उसमें चेंज होना होता है, और ट्रांसपिरेशन वो है जहां से वो, तो ये सब चीजें तो यहां पर यूज होगा, पर डिकम्पोजिशन का यहां पर कोई उल्लेख नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब जब हम इकोलॉजियन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोलॉजियन एनवायरनमेंट में हमारे 3 पिरामिड आते हैं। पहला आता है नंबर पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड इसको बोलते हैं। दूसरा आता है बायोमास पिरामिड, बायोमास। और तीसरा जो होता है वो होता है एनर्जी पिरामिड। क्या होता है, एनर्जी पिरामिड। अब ये जो 3 पिरामिड होते हैं तो इसमें ये दोनों पिरामिड बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब है इसका आंसर था पहला तथा दूसरा दोनों सही हैं। एक तीसरा पिरामिड भी होता है एनर्जी पिरामिड। देखिए एनर्जी पिरामिड हमेशा ऐसे सीधा होता है, ऐसे। अब जैसे सन से जो ऊर्जा आती है सबसे ज्यादा वो मिलती है प्लांट्स को, प्लांट्स को जो अपना फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, फिर उनके बाद जो प्लांट्स को खाएंगे, फिर जो उनको खाएंगे, फिर उनको खाएंगे। तो एनर्जी परसेंट में 10% का रूल चलता है लिंडमैन का, लिंडमैन 10% रूल। तो इस तरीके से एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा। परंतु जब हम संख्या पिरामिड कहते हैं तो आपको बस याद रखना है एक ट्री का, एक ट्री का जो संख्या पिरामिड है वो उसका क्या बनता है, उल्टा। तो एक ट्री का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। और बायोमास में हमें याद रखना है एक तालाब का बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है। तो तालाब का, एक पौंड का बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है, एक ट्री का जीव संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी सब सीधे बनते हैं। और एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा। जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट कराएंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह आपको और समझाएंगे। अभी हम ये केवल एक ब्रीफ में क्वेश्चन समझ रहे हैं। उसके बाद आया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में टीचर्स को अगर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ना पता हो तो इसका मतलब है ज्योग्राफी पढ़ना ही बेकार है। अब ज्योग्राफी में जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है वो किस पर बेस्ड होती है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिल्कुल सही है। तो जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वैगनर की, ये भी इसमें काम आती है। और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये भी इसमें काम आता है। हैरी हेस ने नाम अगर आपने सुना है तो हम पढ़ाएंगे, विल्सन ने प्लेट शब्द दिया था। प्लेट शब्द, कौन सी छोटी प्लेट होती है, कौन सी बड़ी प्लेट होती है, कहां कहां पे कौन कौन सी प्लेट पाई जाती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स वाले अपने
विषय में। तो इसमें दोनों के दोनों ही कथन बिल्कुल क्या है, सही हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का आधार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से भी मिलता है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से भी मिलता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहां पर बिल्कुल क्या है, सही हैं। उसके बाद निम्न पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो निम्न वेग का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, देखो जहां पर स्पीड बहुत ही क्या हो जाती है, कम। तो आपने पढ़ा होगा सबसे ऊपर जो होता है ये अपर क्रस्ट होता है, उसके बाद जो होता है लोअर क्रस्ट होता है। जब लोअर क्रस्ट से आप अपर मेंटल में जाते हैं, अपर मेंटल में, तो यहां पर हमारा जो मोहोर्विक डिस्कंटिन्यूटी होती है, इसके नीचे दुर्लभता मंडल पाया जाता है और यहीं पर स्पीड सबसे कम होती है। तो हम सब पढ़ेंगे यहां पर सबसे ऊपर जो है कोनोड डिस्कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद आती है मोहोर्विक डिस्कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद आती है रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद आती है गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और सबसे नीचे आती है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो ये 5 डिस्कंटिन्यूटीज हैं जिसको हिंदी में असहबद्धताएं कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर जो होगा अपर मेंटल में, जब वो अपर मेंटल आ जाएगा तो वहां पर उसका वेग जो है वो काफी निम्न होता है, स्पीड जो है काफी कम होती है। इसी को हम दुर्लभता मंडल या एस्थेनोस्फीयर जो आप कहते हैं, वो एस्थेनोस्फीयर भी है। ऊपर लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर। तो ये हम सब जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमारे पुराने पढ़े हुए हैं, मुझे पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। हमारे टीचर्स की जो टीचिंग के स्टूडेंट थे वो आज मतलब प्रमोशन होके पीजीटी भी हो गए, डायरेक्ट पीजीटी भी बहुत हुए। और कई लोग इतने पुराने स्टूडेंट्स हमारे 2005-6 के बैच के भी हैं, जो हम बस वही है, हमने हमेशा ऑफलाइन पे ध्यान दिया, ऑनलाइन हमने बहुत ही कम किया। अब ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं सब पुराने जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो सब हमें सपोर्ट करेंगे और अपने अपने कलीग्स को या अपने जो नई तैयारी कर रहे हैं उन सबको हमारे बारे में बताएंगे। अच्छा, अब यहां पे देखो इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है। समुद्री जल का जो घनत्व होता है, अब घनत्व का मतलब डेंसिटी है। आपको लगेगा डेंसिटी में तो मतलब एरिया डिटरमाइन करेगा, तो एरिया ही इसका उल्टा होता है। एरिया यहां पर इसको कंट्रोल नहीं करता, प्रेशर डिनोट करेगा। जब प्रेशर होगा तो प्रेशर की वजह से जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर समुद्री जल की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होती है, सैलिनिटी हाई होगी, तब भी डेंसिटी क्या होगी, हाई। और टेम्परेचर के साथ क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, वहां पे इवेपरेशन होगा। इवेपरेशन की वजह से वहां पर पानी उड़ जाएगा, तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इन सब का संबंध डेंसिटी से है, परंतु किसी इसका एरिया का डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है। तो आंसर इसने यही पूछा कौन सा नहीं करता है, तो नहीं करता है में क्या आ जाएगा, एरिया। और भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये 3 हमारे मेन फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये हम ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, हिस्ट्री में भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है 26 जून 1945 को जब यूएनओ का चार्टर पास हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कहां पास, बस इतना ही पूछा कहां पास हुआ था। अब इसमें शुरू में 50 मेंबर थे, पर पोलैंड का मेंबर जो था, पोलैंड देश एक दिन बाद आया था, इसलिए टोटल इनिशियल मेंबर कितने थे, 51। इसमें भारत का स्थान 47 नंबर पर है, इंडिया का स्थान कहां पर है, 47 नंबर पे। तो ये हमारा सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या हुआ था, पास हुआ था। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली फॉर्म। देखो एक ही एग्जाम, यूएनओ आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। यूएनओ का जो गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो कभी आपको छोड़ने नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। अब ऐसे पृथ्वी में ऐसे जो लैटिट्यूड्स होते हैं,
इन जो लेटे हुए हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, और ऐसे जो लंबे होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब पहला क्वेश्चन आया अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो बिल्कुल सही है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अक्षांश के समानांतर पृथ्वी के सतह पर छोटे वृत्त होते हैं। अब देखो, एक होता है जैसे ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल कौन सा है? जो जैसे इक्वेटर है। इक्वेटर एक क्या है? ग्रेट सर्कल का सिंपल मतलब क्या है? जहां पर उसका पेरीमीटर, परिधि पूरी कवर होती है। तो यहां पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर जैसे एक सेब है, अगर आप सेब को ऐसे काटेंगे तो बीच में से आपको, तो ऐसे काटेंगे अगर, तो बीच में से तो दो बराबर भागों में आ जाएगा, पर आप ऊपर और नीचे से कहेंगे तो कभी दो बराबर भागों में नहीं आ सकता। इसलिए वो सारे होते हैं स्मॉल सर्कल। इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है। परंतु जब आप ऊपर से नीचे सेब को काटेंगे, आप कहीं से भी ऊपर से काटेंगे लॉन्गिट्यूड की मदद से, तो एवरी लॉन्गिट्यूड इज ए ग्रेट सर्कल। तो हर लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है, और इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है, बाकी सब क्या होते हैं? शॉर्ट सर्कल। इसका मतलब दूसरा कथन भी बिल्कुल क्या है? सही है। और ये जो है 0 से लेकर 180 तक नापे जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। इसका मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही। जब हम अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको पूरी बताएंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें से कौन सा देश हमारे लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड पर है, तो वो क्वेश्चंस भी हम बाद में सब करेंगे। अच्छा, अगला देखो, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखो, जब उसका द्रव्यमान जाता है, द्रव्यमान, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब देखो, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन। अब सन से जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन, वो तो रेडिएशन के रूप में आती है। और अब देखिए, एक होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लोहे की एक वस्तु देखी होगी, अगर आप उसको एक तरफ से गर्म करेंगे तो वो यहां से गर्म होके धीरे 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 इस छोर तक पहुंच जाएगी। तो इसमें बिना मूवमेंट हुए केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे आप एक बस में हैं, कंडक्टर को आपको एक टिकट देना है, तो आप क्या करते हैं? सबसे आगे या सबसे आगे खड़े हैं, कंडक्टर पीछे है, तो आप अपने रुपए पास करते हैं और कंडक्टर रुपए से आपको टिकट दे देता है। दोनों में मूवमेंट नहीं होता, इसे बोलते हैं कंडक्शन। जब खुद उठ के जाते हैं, किसी भी चीज का ऊपर उठ के जाएगा, और भारी जब हल्का हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे दूसरा आ जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे। अब इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक एडवेक्शन भी होता है, जब ऊपर के बजाय वो ऐसे जाते हैं ना, मूवमेंट क्या हो जाता है? ऐसे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में हम पढ़ेंगे, उसमें कन्वेक्शन और एडवेक्शन दोनों करंट का यूज होता है, तो वहां पर हम उसको डिटेल में और समझाएंगे। अच्छा, देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है डेसिडियस फॉरेस्ट। Deciduous forests are those forests who shed their leaves on a particular month। जो एक पर्टिकुलर माह में आकर अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको डेसिडियस कहते हैं। अब सोचो, इंडिया में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, वहां पर एवरेज वर्षा 200 से अधिक होती है। तो जब उष्ण कटिबंधियों में 200 से अधिक होती है, तो यहां 250 से अधिक कैसे हो सकती है? तो ये वाला कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। दूसरा, सागौन जो है, सागवान, बिल्कुल सागवान डेसिडियस फॉरेस्ट की एक वैरायटी है, और ये प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों हमारे, और इंडिया में सबसे अधिक फॉरेस्ट कौन से होते हैं? इंडिया में जो सबसे अधिक फॉरेस्ट है वो यही है, पर्णपाती वन। तो बिल्कुल दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर यहां पे जो वर्षा होती है ये लगभग 100 से लेकर 150 के बीच में होती है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे? सही। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऑप्शंस उन्हीं में से निकाले जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार। देखो, छोटा नागपुर का पठार
निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं कवर नहीं करता? अब देखो, जब छोटा नागपुर का पठार आता है, इसे बोलते हैं भारत की मिनरल बेल्ट। क्या बोलते हैं? मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, मिनरल बेल्ट। अब इंडिया की जो मिनरल बेल्ट है वो झारखंड में होगी, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है। अब इंडिया में जो मिनरल बेल्ट है वो इधर की तरफ है। अब एमपी जो है वो बीच में पड़ जाता है। अगर कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जो स्टेट बाकी तीन से सबसे अलग हो, आप उसको अलग कर देंगे। तो यहां पर छोटा नागपुर के पठार में क्या नहीं आता? मध्य प्रदेश। और इसी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर रिवर, और पारसनाथ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ। और ये कहां से निकलती है ये हमने आपको बताया। भारत में कौन सा राज्य देश में कागज निर्माण का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जिस समय ये प्रश्न आया होगा 2021 में, ये कौन से संदर्भ में कर रहे हैं और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये मुझे भी नहीं पता। इसको मैं देखूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता। देखो, जो नया डाटा होगा, इस साल का जो डाटा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। और तीसरे चौथे, प्रथम का तो लगभग वही रहता है, और जब तीसरे चौथे में आता है तो इनमें चेंज होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम फिलहाल इसको हम मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। जैसे जेमू ग्लेशियर है, अब जेमू ग्लेशियर सिक्किम में होता है तो ये बिल्कुल सिक्किम में ही रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये हमें मिलता है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में हमें मिलता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट ग्लेशियर। दूसरा, जेमू ग्लेशियर हमें कहां मिलता है? सिक्किम में। और एक आपने सुना होगा सियाचिन, हिस्पर, बालतोरा, ये सारे हमें मिलते हैं कहां? हमारे ऊपर वाले भाग में, जहां हम जम्मू कश्मीर और अब उसको हम बोलते हैं लद्दाख का क्षेत्र। तो इसलिए उत्तराखंड में हमें मिलते हैं जैसे बंदरपूंछ ग्लेशियर, जहां से यमुना नदी निकलती है, या फिर हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं जो उत्तराखंड में निकलते हैं। तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर। आपको डैम सारे पढ़ने हैं। अब नागार्जुन सागर, देखो अर्जुन है तो कृष्ण भी वहीं पर होंगे, तो सिंपल सा हो गया। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। कहां पर है? कृष्णा नदी पर। तो ये हमारा, अब जैसे हम सारे के सारे देखेंगे, महानदी पर हम पढ़ते हैं, जैसे महानदी पर जो है आपने हीराकुंड डैम, जो भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, हीराकुंड डैम, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसी महानदी पर हमारा नाराज डैम और टीकरपारा डैम बनाए जा रहे हैं। तो जिस नदी पर जो डैम होंगे वो सब हम इंडियन रिवर्स के साथ आपका कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग एक सड़क सुरंग है जो किस दर्रे से होते हुए जाती है? अब इंडिया में जैसे आपने सुना होगा यहां पर बेनिहाल दर्रा। अब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए जो हमारा बेनिहाल सुरंग है, बेनिहाल दर्रा है, इसी पर हमारे एक मिलता है जवाहर टनल। तो ये जवाहर टनल यहां पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद 2011 की जनगणना में भारत में सबसे कम आबादी वाला कौन सा था? तो इंडिया में सबसे कम आबादी वाला यहां पर जो राज्यों में दे रखा है, यहां पे कौन है? सिक्किम। क्योंकि यहां पे कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, यहां पर केवल राज्य दे रखे हैं। तो राज्यों में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में। तो ये हमारा सिक्किम का आंसर है। उसके बाद देखो, जनसंख्या वितरण की असमानता का विश्लेषण किन मापदंडों के आधार पर किया जाता है? अब देखो, जब कभी भी हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो यहां पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे हम पढ़ते हैं 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब 20 से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक उत्तरी गोलार्ध में
सबसे ज्यादा 50% के आसपास जनसंख्या पाई जाती है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया। इसका मतलब हम गोलार्ध का भी यूज करते हैं। दूसरा हम हैबिटेट, हैबिटेट में हम जैसे पढ़ते हैं थार डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसका मतलब है हमने पर्यावास हैबिटेबिलिटी के ऊपर भी पढ़ा, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। और तीसरा स्केल ऑफ कंसंट्रेशन, स्केल ऑफ कंसंट्रेशन में हम जैसे पढ़ते हैं मैक्सिको सिटी, टोक्यो, ये सब विश्व के सबसे अधिक क्या हैं, जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए, इन 3 एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि हम पॉपुलेशन में तीनों तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा जो अनाज होता है वो होता है चावल। चावल के बाद जो इंडिया में खाया जाता है वो खाया जाता है गेहूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्हीट ना। यहां पर भारत में दूसरा सबसे प्रमुख प्रधान भोजन क्या है। अब आप कहेंगे, कोई सोचेगा कि व्हीट पहले नंबर पे आएगा, चावल दूसरे नंबर पे आएगा। उत्पादन में चावल ज्यादा यूज होता है और व्हीट जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। कई राज्यों में आपने देखा होगा, जैसे बिहार में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर आपका चावल ही खाया जाता है। साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे चावल ही मेन भोजन के रूप में यूज होता है। व्हीट जो है ये केवल जो हमारे गंगा की बेल्ट के हैं यहां पर ही व्हीट का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर चावल का ही उपयोग ज्यादा किया जाता है। सुनामी का ऊर्जा, जो सुनामी क्या है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जापानी। जब पृथ्वी के अंदर जैसे समुद्र के अंदर 2 प्लेट आपस में खिसकती हैं, तो प्लेट के खिसकने के कारण वहां ऊपर एक बल आता है, उस बल के कारण यहां पर आपका बल कम होगा, पर जैसे जैसे वो पास में जाएगा कोस्टल एरिया की तरफ, तो वहां पर उसकी लहरें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है सुनामी जो है वो वेव हाइट पर भी मेजर करता है, और तरंग की जो स्पीड है, किस स्पीड से जा रही है, उस पर भी निर्भर करता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सही है। जब हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको इनको डिटेल से हम पूरा समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देखिए इसमें जो रेल नेटवर्क आता है, यूएसए जो है, यूएसए वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें भारत के पास विश्व का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। तो भारत के पास चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो यूएसए के पास में है। तो सबसे बड़ा बोला तो ये हमारा यूएसए आ गया। उसके बाद मानचित्र पैमाने के संदर्भ में इनका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो अब ये कार्टोग्राफी पे क्वेश्चन आ गया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, जो आरएफ मेथड होता है ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द स्केल, इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिल्कुल सही है ये। देखो ये हो सकता है कार्टोग्राफी अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये मुझे आपको समझानी पड़ेगी, तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। वर्नियर कैलिपर आपने सुना होगा, जैसे वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल जो हैं ये मैप स्केल होते हैं, बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह के मैप स्केल होते हैं, तो दोनों कथन बिल्कुल सही होने के कारण इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा सुमेलित है, गोल्डन फाइबर। देखो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, बिल्कुल सही है। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रेशा जो है, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध अंडे से है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। पर जब सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आएगा तो बिल्कुल क्या आएगा, कपास, बिल्कुल सही है। और पीली क्रांति का संबंध किससे, ऑयल सीड से। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अब इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब खाद्य पदार्थों से है, गेहूं चावल से है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में लेकर आए थे नॉर्मन बोरलॉग, नाम दिया था विलियम गैंड ने, और भारत में इसको लेकर आए थे एमएस स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, और उनको भारत का सर्वोच्च
नागरिक पुरस्कार अभी अभी हाल ही में दिया गया है, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही है। और भी बहुत तरह की क्रांतियां होती हैं भारत में, जैसे है नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी वाज लॉन्च इन। जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी है, हाईवे के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाना और औषधीय वृक्ष लगाना, ये 2015 में ये विधि क्या हुई है, शुरू हुई है। तो हरित राष्ट्रीय हरित ग्रीन हाईवे का कंसेप्ट 2015 से शुरू हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो डिजास्टर को कैसे कम कर सकते हैं। हालांकि डिजास्टर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग से एक संस्था भी होती है। अब देखो, हजार्ड को एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल सही है। हजार्ड जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। शॉर्ट हजार्ड्स, जैसे भूकंप आता है एकदम से, है ना, तो ये शॉर्ट हजार्ड्स होते हैं। और सूखा और ये आते हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्ग हजार्ड्स, जो बड़े लंबे समय तक अपना असर दिखाते हैं या उसके बाद ही प्रतीत होते हैं। वल्नरेबल का मतलब है कि कौन सा कितना वल्नरेबल है, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। और रिस्क एनालिसिस जो होता है, इनको अलग अलग रिस्क वाले भाग में जानते हैं, बांटते हैं। जैसे भारत में ये जो हमारा भूकंप आता है, भूकंप को भारत में 4 रिस्क जोन में बांटा जाता है। रिस्क 2, रिस्क जोन 3, रिस्क जोन 4, रिस्क जोन 5। वैसे 5 रिस्क जोन तक हैं, पर पहला रिस्क जोन नहीं होता, तो 4 रिस्क जोन हैं, जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है। तो इनको रिस्क का एनालिसिस भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला होता है कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। अब फेरिक जो होता है लोहा, अब लोहे का रंग जो होता है लाल रंग का होता है। फेरिक ऑक्साइड आपने देखा होगा, जब किसी भी चीज पर जंग लगता है तो उसका कलर लाल कलर का हो जाता है। तो लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं रेड सॉइल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लोकल विंड रीजन इज करेक्ट। अब लोकल विंड जो है सांता आना जापान में बिल्कुल सही है, चिनूक अमेरिका में बिल्कुल सही है, और फोन जो ठंडी हवा है ये स्विट्जरलैंड में बिल्कुल सही है। तो जब हम पढ़ेंगे ये लोकल विंड्स होती हैं, तो लोकल विंड बहुत सारी तरह की होती हैं। जैसे बर्ग भी लोकल विंड है, नॉर्वेस्टर भी लोकल विंड है, ऐसे ये सारी लोकल विंड बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा पहला और दूसरा और तीसरा। कौन सा सही है, एक मिनट। हाँ, इसमें चिनूक बिल्कुल सही है, सांता आना, फोन बिल्कुल सही है ना। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। सांता आना हो सकता है जापान के अलावा और कहीं भी आती हो। तो इसमें मैं देखो इन दोनों में श्योर हूं, ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। अब पहली वाली में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि तीनों ऑप्शन होते तो बिल्कुल सही होता। तो आप लिखेंगे दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये शायद अभी दिमाग से स्किप हो रहा है, क्योंकि ये एक्सटेम्पोर क्लास है। कोई पहले से इनके आंसर पढ़ के नहीं आए कि आंसर पढ़ पढ़ के हम आपको बताएंगे। स्पीड से आपको पता लग रहा होगा कि स्पीड से पता लगता है कि सामने वाले के कंसेप्ट कितने क्लियर होते हैं। बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में, अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको बाढ़ से बचाव करना है तो समुद्र तट से न्यूनतम 250 मीटर की दूरी पर आपके जो मकान हैं, कोई भी भवन है, वो 250 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, 250 मीटर। अब ये 2021 का दूसरी शिफ्ट का है ना, 2021 में टीजीटी का ज्योग्राफी का। इनको देखते हैं, ये क्या है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लगते हैं। तो चंद्रमास जो होता है लगभग 28 दिन का होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्योंकि 28 दिन ही रखा तो क्या आ जाएगा, 27। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं, और चंद्रमा रोज एक नक्षत्र को पार करता है, इसलिए दिन उसमें 27 से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्लाइमोग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होता है। देखो, जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है,
यहां पर जो होता है ऊपर वाले में ये होता है वेट बल्ब, ये होता है वेट बल्ब का, और ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई बाद में है तो बाद में वेट बल्ब हो जाएगा, तो ये वेट बल्ब तापमान, और ये हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता। यहाँ पे आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे आता है वेट बल्ब जो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। फिर यहाँ पे आपने अगर सुना हो एक स्कॉर्चिंग होता है, स्कॉर्चिंग होता है, एक यहाँ पे मगी होता है, एक यहाँ पे रॉ होता है, और एक यहाँ पे क्या होता है कीन। ये 4 तरह के एटमॉस्फेरिक मतलब क्लाइमोग्राफ में दिखाए जाते हैं। ये हम सब पढ़ेंगे दोबारा से, हम कार्टोग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक होता है। मानचित्रों पर समुद्र से समान तापमान, जहां पर तापमान आएगा बिना ऑप्शन के हम क्या करेंगे, उनको बोलते हैं आइसोथर। तो तापमान का मतलब है थर थर्म। अब यहाँ पे थर्म यहाँ पे दे रखा है तो ये हो जाएगा आइसोथर्म। तो इस तरीके से आइसो, अगर समान गहराई कहता तो गहराई को कहते हैं बेथ, तो यहां पे हो जाता आइसो बाथ। अगर ये अब इसी तरह आइसो बाथ, आइसो निफ, आइसोगोनल, आइसो, बहुत सारे आइसो होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। बेरिंग जल संधि किसको किस में जोड़ती है? अब यहां पे जैसे नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला भाग है, और यहां पर हमारा जो है रूस है, तो अलास्का और रूस के बीच में यहां पे बेरिंग है। अब ऊपर क्या है, अटलांटिक आर्कटिक सागर, और नीचे यहां पर हमारा क्या आएगा, पैसिफिक। तो आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है, तो आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट। अब अगर वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही जल्दी इनको कर देंगे। अदृश्य हाथ की अवधारणा, आज लाइव, आज मैंने जो क्लास हम लेते हैं उसमें बताया था इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट है, ये दिया था किसने, एडम स्मिथ ने, जिसको इकोनॉमिक्स का पिता कहते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, गलती से इसमें मेरे से हो गया, तो इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का कंसेप्ट है। आज हम जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं, आज मैंने एडम स्मिथ के बारे में ही बच्चों को पढ़ाया था, क्यों उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या क्या गुण है? देखो जेट स्ट्रीम जो होता है, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ये पाई जाती है, तो शोमंडल में पाई जाती है, और ये रॉसबाई वेव की फॉर्म में होती है, रॉसबाई वेव इस तरह जाती है जेट स्ट्रीम। 1945 के आसपास में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो एक जेट चालक ने इसकी खोज करी थी, तो जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। तो दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सही, इसको बोलते हैं रॉसबाई वेव की फॉर्म में चलती है, और यहां पे शोभ मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। बोथ स्टेटमेंट आर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डैश ने पोलैंड को हर संभव, अब पोलैंड के साथ कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न दे दिया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं होता? अब पैसिफिक के चारों तरफ जो बेल्ट होती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिंग ऑफ फायर। अब जो रिंग ऑफ फायर है, इसमें आपका 85% के आसपास वोल्केनो, और यहां पर 85% के आसपास ही यहां पर आपके भूकंप आते हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। अब सोचो यहां पर, ये तो सारा पैसिफिक के वहां पर है ना। अब इसमें ये जो है माउंट विसुवियस, ये माउंट विसुवियस जो है इटली में पड़ता है, तो इटली वहां कहां आ जाएगा? इसका मतलब ये वाला कथन इसमें बिल्कुल सही है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलायू, माउंट सेंट हेलेना, ये सब हमारे कहां पड़ते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। बहुत ज्यादा वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, ये किस महासागर में पाया जाता है? अब लाल सागर हम जो पढ़ते हैं, यहाँ भूमध्य सागर होता है, यहाँ पे अफ्रीका होता है, अफ्रीका के यहाँ पे भूमध्य सागर है, और यहाँ पर जब एशिया शुरू हो जाता है यहाँ पर लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज कैनाल, यहाँ पे लाल सागर जो है वो इंडियन ओशन में पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंडियन ओशन। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में
अब जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं वायुदाब, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ बीच में जो होता है एक यहाँ पर आपका वायुदाब की अलग अलग बेल्ट होती है। इक्वेटर से 5 डिग्री और नीचे 5 डिग्री यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इस हाई प्रेशर लो प्रेशर को अलग अलग रीजन होते हैं, जिनको हम कहते हैं थर्मल इंड्यूस बेल्ट एंड डायनेमिक इंड्यूस बेल्ट। थर्मल इंड्यूस बेल्ट वो होती हैं जो टेम्परेचर के कारण उसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, और डायनेमिक इंड्यूस बेल्ट वो बेल्ट होती है जहां पर प्रेशर के कारण वहां पर डायनेमिक प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से। जैसे ये जो इक्वेटर पर है और जो पोल पर है, ये दोनों थर्मल इंड्यूस बेल्ट हैं। इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट और यहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट। और ये जो बीच में दोनों हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इनको बोलते हैं डायनेमिक इंड्यूस बेल्ट। अब इसने सिंपल सा बोला कि 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे में यहाँ पे कौन सी पट्टी पाई जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, तो इसको कहेंगे विषुवतीय निम्न वायुदाब पट्टी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ऐसे 7 प्रेशर बेल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रेशर बेल्ट पूरी पृथ्वी में पाई जाती हैं। लिपोलिथ चट्टान, देखो लिपोलिथ, लेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सिल क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर अलग अलग तरह से जम जाता है। अगर वो ऐसे जम जाता है यूं, तो उसको कहते हैं डाइक। अगर वो ऐसे जम जाता है तो इसको कहते हैं सिल, इसको कहते हैं डाइक। अगर वो बहुत बड़ा जम जाता है तो उसको कहते हैं बैथोलिथ, बैथोलिथ। और अगर वो लोपोलिथ है तो वो कटोरे के आकार का होता है। कैसे, कटोरे के आकार का, गुंबद के आकार का होता है तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। लंबा होता है तो उसे कहते हैं डाइक। और अगर ऐसे उल्टा हो जाता है तो उसको बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ का मतलब ऐसे की बजाय ऐसे, तो ये लेकोलिथ कहलाता है। तो इस तरह इसके अलग अलग रूप होते हैं। ये चित्र में आपको हम डिटेल में समझाएंगे हर चीज। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी का क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब जैसे मैंने भी बताया था आपको कि मोहो, डिस्कंटिन्यूटी, रैपिटी और गुटनबर्ग। अब देखो, जब हम मोहो पढ़ते हैं तो अब ये याद कैसे होता है, जैसे हमने यहां पढ़ा। अब ये बहुत ही आसान वाला है। ऐसे 3 प्रेशर बेल्ट हैं यहां पर। तो जैसे तू पागल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है रैपिटी। तो रैपिटी होता है लोअर और अपर मेंटल। मेंटल है 2 बार रिपीट कर दिया। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो होती है उसे हम कहते हैं मोहोर्विक। हालांकि सबसे ऊपर कोनोड है, कोनोड यहां पे दे नहीं रखा। तो मोहोर्विक कहां पे होती है, ये ऊपरी और निचली भूपर पट्टी में नहीं होती। मोहोर्विक जो होती है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। और गुटनबर्ग जो है, ये जो कोर है, कोर, उस कोर में जो बाहरी कोर और अंतरी कोर है उसमें होता है लेहमेन। तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब है केवल सही कौन सी हमारी, रैपिटी। तो केवल एक क्या है हमारा सही है। महानदी का गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ है। अब महानदी कहां पर है, महानदी उड़ीसा में है। उड़ीसा में यहां पर कौन सी झील है, उड़ीसा में है चिल्का झील। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। डल झील, कोई बेवकूफ हो या जो उसका आंसर डल झील बताएगा। डल झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में है। केलीवेली झील तमिलनाडु में है। तो ये सब आंसर देखते ही हो जाएगा, चिल्का लेक। नहीं पता तब भी लोकेशन से आप इजीली निकाल सकते हैं। कौन सा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। आप जो महासागरीय धाराएं का पढ़ते हैं, जैसे महासागरीय धाराओं की खोज हुई थी, है ना। तो महासागरीय धाराओं में वायु का जो फोर्स है ये फर्क पड़ता है, प्रेशर जो है ये भी फर्क पड़ता है, और कोस्टल लैंड जो है ये भी फर्क डालता है, लवणता भी फर्क डालती है। पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी का घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये भी फर्क डालता है ना। अक्षांश और देशांतर हैं, अक्षांश है ये भी फर्क डालते हैं।
तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो सारे कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं ऑप्शन नहीं देखता, केवल क्वेश्चन देखते हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 100 यूनिट अब ये क्वेश्चन है सौर एक हीट बजट आपने पढ़ा होगा। सन से जितनी ऊर्जा आती है, जितना पृथ्वी लेती है और जितना उसको वापस कर देती है, ये हमारा हीट बजट कहलाता है। अब कहता है प्रकीर्णन स्कैटरिंग के द्वारा, अब स्कैटरिंग में 6% लॉस्ट होता है और बादल करते हैं 27%। अब इसने कहा स्कैटरिंग से जो खोया गया है वो विकिरण से अधिक होता है, तो बिल्कुल अधिक नहीं होता, ये विकिरण से क्या होता है, कम। 6% 27% से क्या है, कम है। और पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट, बिल्कुल गलत है, लगभग 51 यूनिट जो हैं वो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है। तो दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे हीट बजट। तो अगर आप पर्टिकुलर मतलब टीजीटी या पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हीट बजट का पता होगा, समझाएंगे उसको हम पूरा डिटेल में। भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन, ये भी मैंने आज बच्चों को पढ़ाया था। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। 1951-52 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि कार्यक्रम ऐसे शुरू होता है 51, 52, 52, 53, ये दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सही हैं। भारत विश्व का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था 1951-52 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। जब मैंने आज 5 ईयर प्लानिंग पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने इन एक बैच में ये पूरा पढ़ाया था। हम बहुत सारे बैचेस लेते भी हैं ऑफलाइन में, मतलब एसएसटी टीचर और टीचिंग के, अगर तो वहां पर हम इनको ये सब पढ़ाते भी हैं। उसके बाद देखो किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास टोकरी कहते हैं। अब कपास का उत्पादन वहां पे होता है जहां जहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल कहां कहां पर मिलती है, मध्य प्रदेश हटा दो, मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में नहीं मिलता। अब ये मध्य प्रदेश में नहीं, अब ये महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है। तो यही हमारी है कपास की टोकरी। एक उर्वरक उद्योग के लिए क्या, एक उर्वरक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए सल्फर और रॉक फॉस्फेट दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें आ जाएगा, ये जब हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री, कागज इंडस्ट्री जैसे लंबरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, या उर्वरक इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री में हम समस्याएं भी पढ़ते हैं और हर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा एक रोपड़ ट्रांसप्लांट करके की जाती है, तो नारियल भी एक रोपड़ है, इसका भी प्लांटेशन होता है, रबड़ का भी प्लांटेशन होता है, चाय का भी प्लांटेशन, और ये मेनली हमारे कहां पर होती है, केरला में। तो ये बिल्कुल प्लांटेशन है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तापी नदी कहां से अब तापी नदी जो है, ताप्ती नदी भी जिसे कहते हैं, ये बैतूल से निकलती है। बैतूल कहां पर है, सतपुड़ा हिल्स में। तो सतपुड़ा हिल्स में निकलती है बैतूल की पहाड़ियों से ताप्ती नदी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, कौन सी किसकी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी झेलम है, बिल्कुल झेलम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद यमुना की गोमती नहीं है, गोमती जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और पेन गंगा जो है, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ये हमारा रिवर सिस्टम में हम आपको ये कराएंगे। मक्का में सबसे बड़ा उत्पादक, अब देखो 2019 में मक्का में बोला। अब वैसे तो इसका आंसर बड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेज बेल्ट है, हमारा मेज जो है वर्ल्ड में हमेशा सबसे ज्यादा कहां पे होता है, यूएसए में, क्योंकि हमेशा से यूएसए में होता है। मक्का का आप स्वीट कॉर्न सुनते होंगे, स्वीट कॉर्न मेनली कहां बनते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बिल्कुल सही कथन है ये। ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा हो सकती है। अब देखो कहीं भी ढलान में जब लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड नीचे की तरफ भी हो सकता है और लेटरल भी हो सकता है। तो लेटरल लैंडस्लाइड भी होता है और लैंडस्लाइड नीचे की तरफ भी होता है। तो दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सही है। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया था।
किस वर्ष के बाद भारतीय जनसंख्या संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो थॉमसन और नोटेस्टीन ने शुरू किया था, तो इसमें हम 1901 से लेकर 1921 तक हम डेमोग्राफिक मॉडल के पहले चरण में थे और 1921 में हम दूसरे चरण में आ गए। अब यहां पर 1920-21 जो भी ऑप्शन दिया होगा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आ जाएगा। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये बर्थ रेट और डेथ रेट पर आधारित है, जो थॉमसन और नोटेस्टीन ने पेश किया था। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में से क्वेश्चन था। सुंदरबन का डेल्टा क्या है? सुंदरबन का डेल्टा एक सदाबहार वन है। कैसे वन है? एक सदाबहार वन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं सुंदरबन का डेल्टा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? देखो, जहां पर भी प्राकृतिक नेचुरल ग्रोथ रेट आएगा तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये बिल्कुल कथन हमारा क्या है? सही है। अब देखते कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। निम्न में से गोल्डन ट्रायंगल, जो गोल्डन ट्रायंगल कॉरिडोर है, अब गोल्डन ट्रायंगल जो है ये 4 भारत के मुख्य शहरों को जोड़ता है। हम पढ़ते थे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो जो इन चारों को जोड़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये श्रीनगर जैसा कोई नहीं होगा, तो ये इसका नहीं है। 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा निचली गोंडवाना प्रणाली का सबसे नवीन श्रृंखला है? अब देखो, जब सबसे नवीन श्रृंखला पूछी है गोंडवाना रेंज की। गोंडवाना जानते हैं आप, भारत में आर्थिक रूप से सबसे मुख्य चट्टान कौन सी है? गोंडवाना। अब ये जो पेंचेट रेंज है, पेंचेट रेंज, बराकर रेंज, पेंचेट रेंज जो है ये सबसे नई उसमें आती है। नीचे की जो है वो सब पुरानी है, ऊपर की नहीं है। अब सबसे ऊपर यहाँ पे कौन सी है? पेंचेट। तो पेंचेट हमारा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र एक जगह कर रखा है। ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीनी गतिविधियों में भारत को, मैंने भी कहा था, भारत को कितने भागों में बांटा जाता है? 4। रिस्क में जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे भारत को भूकंप के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4 और रिस्क 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? अब लंबी अवधि के खतरे में कौन सा आएगा? सूखा। भूस्खलन एकदम से होता है, टॉर्नेडो एकदम से आता है, पर सूखा 3 साल लगातार जब ड्रॉट कंडीशन आती है तब जाकर हम फेमाइन कंडीशन डिक्लेयर करते हैं। तो सूखा, जो अकाल और सूखा है, ये बहुत ही लंबी अवधि का खतरा होता है। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कौन सा है? जो भारत में डाक नेटवर्क की जो शुरुआत है वो 1854 के आसपास स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। और भारत विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क को करता है। गेहूं के लिए क्या जरूरी है? पकने के समय खिली धूप, बिल्कुल सही है। अगर पकते समय खिली धूप मिलेगी तभी गेहूं की बालियां जो होंगी वो पूरी तरह मैच्योर होंगी। और शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निष्कासी, बिल्कुल। एक अच्छी जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है ये गेहूं को खराब कर देती हैं, तो इसके लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी प्रणाली होनी चाहिए। तो दोनों कथन बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। सुनामी उत्पन्न करने के लिए कौन से कारण में से नहीं है? अब सुनामी मेनली समुद्र में से आता है मेनली, तो ये प्लेट मूवमेंट होता है तो सुनामी आएगा। अचानक ये भी होगा तो भी आएगा, समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में विस्फोट होगा तो भी आएगा। अब किसी बादल के फटने के कारण सुनामी नहीं आता, बादल के फटने के कारण बाढ़ आती है। आपने देखा होगा कहीं पर बादल फटते हैं तो बादल फटने से बाढ़ आती है, सुनामी नहीं आती। तो ये बिल्कुल नहीं बोला, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप देखिए, पिछले केवल 2 पेपर हमने डिस्कस किया और 2 पेपर में लगभग 70 क्वेश्चन आए। अब सोचिए, एक पेपर में लगभग 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, और अगर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और चारों मैं आपको कराऊंगा तो आप इसमें देखेंगे सारे के सारे आप बिल्कुल सही कर देंगे।
तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली वीडियो बहुत जल्द ही दोबारा से पेश करेंगे। थैंक यू हमें सुनने के लिए।